तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं यहाँ पे जो पढ़ाऊँगा नोट्स है, ठीक है, वो पॉइंटर नोट्स हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको स्टेट अप्लाई करता है, यानी रिकॉग्नाइज करता है। किस लिए करता है? फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, फॉर इंश्योरिंग द जस्टिस, है ना। ये जो विषय है लॉ, जब हम लॉ को देखते हैं तो लॉ सिर्फ वो सेटअप रूल्स नहीं हैं जो आपके सामने हैं। आप लॉ के रूप में क्या जानते हो? आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, आप फैमिली लॉ पढ़ रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें स्टेट के अथॉरिटी ने बनाई हैं और आपको दी हैं। अगर हम अपने कंडक्ट की बात करें तो जो हमारा कंडक्ट रेगुलेट होता है वो केवल इन लॉज से रेगुलेट नहीं होता है। देखिए, जब हम अपने कंडक्ट की बात करते हैं तो हमारे कंडक्ट में बहुत बड़ा रोल रिलीजन का भी होता है। अगर हम प्रिमिटिव लॉज पे चलें, जब कोई लॉ नहीं था, जब राजा नहीं थे, राजाओं का राज तो बाद में आया, लेकिन उस समय जो हमारे कंडक्ट के रूल्स थे वो कहाँ से तय होते थे? वो हमारे रिलीजन से तय होते थे। तो ये बात ध्यान रखना। हम लोग जानते हैं लॉ सबसे पहले डिवाइन लॉ के रूप में आया। वहाँ हिंदू माइकोलॉजी में धर्म ही लॉ माना जाता था। फिर इस्लामिक माइकोलॉजी में एक वर्ड यूज़ किया जाता था, हुक्म इलाही। इसका मतलब कमांड ऑफ द गॉड, मतलब जो कमांड ऑफ अल्लाह है वही लॉ है। और हिंदू माइकोलॉजी में जो हमारे धर्म ग्रंथ बताते थे वही हम लोग फॉलो करते थे। उसके बाद आप देखते हैं कि अंग्रेज आए तो इन्होंने ही कोडिफाइड लॉ दिया, जिसे आज हम और आप पढ़ रहे हैं। इनके अनुसार लॉ क्या है? जब भी चीज़ें बाइंडिंग होती हैं तो वो लॉ का रूप ले लेती हैं, है ना। तो ये एक बेसिक हिस्ट्री मैंने आपको बताई। मैं चाहता तो डायरेक्टली बताता कि डेफिनेशन क्या है, लॉ का मतलब क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आप आंसर डिफरेंट लिख सकें। अब कुछ स्कूल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, फिर आगे बढ़ूंगा डेफिनेशन की तरफ। जैसे एक हिस्टोरिकल स्कूल है। इससे पहले जो हमने बात की वो डिवाइन लॉ की बात की, वो नेचुरल स्कूल है ना। नेचुरल स्कूल एक फिलॉसफी है जहाँ से लॉ निकल कर आया। किस फॉर्म में? डिवाइन लॉ के फॉर्म में, है ना। हिस्टोरिकल स्कूल से कौन सा लॉ निकल कर आता है? यहाँ से कस्टमरी लॉ निकल कर आया। हम कहते हैं कि लॉ क्या है? लॉ इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल ने आपस में प्रैक्टिस की है और जब उनकी प्रैक्टिस ग्रोथ कर इस्टेब्लिश हो गई तो वो प्रैक्टिसेस लॉ का रूप ले ली। आप आगे पढ़ेंगे कि जब उन्होंने सारे नियम लिख दिए, जब उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई परंपरा चली आ रही है तो परंपरा उस लॉ को प्रिवेल करेगी। आज भी जो पर्सनल लॉस हैं उनमें कस्टम्स प्रिवेल करता है ना। तो लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल, लॉ इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल। और हिस्टोरिकल स्कूल के बाद हमने ये समझा सोसाइटी में ही लॉ आता है। लॉ और सोसाइटी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे सोसाइटी काम करती है वैसे ही लॉ चेंज होता है। आपने देखा होगा जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद कितना आंदोलन हुआ और लॉ में चेंज आया, और हमेशा ही ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। चाहे सती प्रथा का एवोल्यूशन हुआ हो या चाहे चाइल्ड मैरिज ख़त्म हुआ हो, ये सारी चीज़ें सोसाइटी ने मांग की हैं। और इसके बाद एक और स्कूल है, वो है रियलिस्टिक स्कूल। रियलिस्टिक स्कूल मानता है जो चीज़ें दिखती हैं वही लॉ है। तो ये तो रहा आपके स्कूल्स के बारे में। अब देखते हैं लॉ का ओरिजिन कहाँ से हुआ। आखिर आपको पता होना चाहिए कि लॉ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, यह आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो डेफिनेशन ऑफ लॉ को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि लॉ का ओरिजिन कहाँ से हुआ। अगर कोई पूछे तो बता पाओ, है ना। लॉ का ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड लीगम से और जर्मन वर्ड
लैग से। लैग का मतलब क्या है? डेफिनेट रूल ऑफ कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लीगम का क्या मतलब है? जैसे अभी आप पढ़ेंगे आईपीसी जो चेंज हो गया है बीएनएस में, इसमें आप पढ़ोगे क्राइम एंड ऑफेंस, है ना। दोनों टर्म सेम है या अलग हैं? आप बताओ, क्राइम और ऑफेंस में क्या डिफरेंस है? आप लोग बताइए। आप जो सब्जेक्ट पढ़ोगे उसका नाम क्या है? लॉ ऑफ क्राइम। अगर क्राइम बहुत बढ़ रहा है तो हम कहेंगे क्राइम बढ़ रहा है, ये तो नहीं कहेंगे कि ऑफेंस बढ़ रहा है। हम लोग ऑफेंस में क्या बात करते हैं? ऑफेंस ऑफ रॉबरी, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन। जब हम होल में बात करते हैं, यानी जब कंप्लीट बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? ये सब क्राइम है, ठीक है। अगर हम सिंपल समझें तो हम कह सकते हैं कि क्राइम वर्ड प्लूरल है। जब बहुत सारे ऑफेंस को एक साथ बोलेंगे तो कहेंगे कि वो क्राइम है। जब पर्टिकुलर बात करेंगे तो कहेंगे वो ऑफेंस है। और इसी तरह अंतर यहाँ भी है। लीगम के दो पार्ट हैं, एक है जस और एक है लेक्स, है ना। लेक्स, ठीक है। जस का मतलब है दी लॉ और लेक्स का मतलब है आ लॉ। लैग का मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब है डेफिनेट रूल ऑफ कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लैग टर्म स्पेशली ह्यूमन बिहेवियर के लिए यूज़ किया गया है। ये जो डेफिनेट रूल ऑफ कंडक्ट है, ये ह्यूमन बिहेवियर को कंडक्ट करने वाले रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उसको हम लैग कहा करते थे। अब बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ लॉ। सबसे पहले थ्योरिस्ट हैं जॉन ऑस्टिन। इनको फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी कहते हैं। इनके बारे में आप पढ़ोगे जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। ऑस्टिन कहते हैं लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। अगर कोई भी चीज़ कमांड के रूप में ना हो, जो सॉवरेन के थ्रू दी गई ना हो और जिसके पीछे कोई सैंक्शन ना हो, तो वो चीज़ लॉ नहीं होगी। यहाँ आपके तीन टर्म इम्पॉर्टेंट हैं, कमांड, सॉवरेन एंड सैंक्शन। देखिए, जो मॉरल लॉ हैं, जो लीगल सिस्टम है, उसका बेस यही तीन चीज़ें हैं, कमांड, सॉवरेन और सैंक्शन। कमांड कैसा कमांड? क्या 15 अगस्त जो आता है, आर्मी परेड करती है ना, और एक व्यक्ति कमांड दे रहा होता है, तो क्या ये वही कमांड है? नहीं भाई, ये नहीं है। इस कमांड का मतलब है पॉलिटिकल कमांड, और ये कमांड कौन देगा? सॉवरेन देगा। अच्छा, सॉवरेन कौन है? सॉवरेन है सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ स्टेट। जिस व्यक्ति की राज्य में सुप्रीम अथॉरिटी है, वो पर्सन क्या है? सॉवरेन है। और वो सुप्रीम अथॉरिटी कौन सी कमांड देगा? पॉलिटिकल कमांड देगा, ठीक है। इट मीन्स उसकी सुप्रीम अथॉरिटी किसी मैनर में होगी, पॉलिटिकल मैनर में होगी। आप अपने दिमाग में एक बात फीड कर लो, जब तक कमांड पॉलिटिकल पावर से नहीं आएगी, तब तक वो कमांड लॉ नहीं बन सकता। लास्ट कीवर्ड है सैंक्शन। ये क्या है? ये है पनिशमेंट। फिर आपके नेक्स्ट थ्योरिस्ट हैं सालमंड। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लॉ एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है जिसको स्टेट एक्सेप्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है और उन्हें अप्लाई करता है जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में। सालमंड के बारे में हम फंक्शन ऑफ लॉ में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर एरिस्टोटल साहब एक डेफिनेशन देते हुए कहते हैं कि लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम ऑल द पैशन। एरिस्टोटल ने कहा कि लॉ क्या है? लॉ रीजन है। आप जो रीजनेबली सोच सकते हैं, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो तर्क शक्ति है, वो जिन चीज़ों को सही मानती हैं वो लॉ है। मगर वो कहते हैं कि ऐसे ही वो लॉ नहीं होगा। वो कब लॉ होगा? जब आपके सभी पैशन से अलग होगा। लॉ किसे मान्यता देता है? लॉ उनको देता है मान्यता जिनके पास रीजन हो, जिनके पास बुद्धि हो। मगर वो कहते हैं कि कैसा रीजन होना चाहिए? फ्री फ्रॉम ऑल दी पैशन, मतलब जो हमारी भावनाएं हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, तब वो रीजन लॉ का रूप लेगा। एरिस्टोटल के गुरु थे प्लेटो। आप जानते होंगे, प्लेटो कहता है कि व्यक्ति ये नहीं जानता है कि उसे क्या करना चाहिए,
और कुछ लोगों को पता है कि क्या करना है, पर उनको ये नहीं पता है कि कैसे करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो इनके बीच का जो रिलेशन मेंटेन करता है वो लॉ है। एक थिंकर थे ग्रे, ये कहते हैं लॉ इज व्हाट जजेस मेड। लॉ क्या है? जो जज ने बनाया है। ये कहते हैं जो दिखता है, जो सामने है, वही लॉ है। एक लास्ट थिंकर लिख लो, फ्रैंक, ये कहते हैं लॉ इज अनसर्टेन एंड सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ मिथ। ये कहते हैं लॉ में सर्टेनिटी है ही नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते, यही लॉ है। तो ये मैंने 5-6 डेफिनेशन डिस्कस करी। उसके पहले डिस्कस किया कि लॉ का कहाँ से ओरिजिन हुआ, लॉ की हिस्ट्री बताई मैंने, या कहाँ से चालू हुई, ठीक है, और कुछ स्कूल्स के बारे में डिस्कस किया। तो इतना कंटेंट आपके लिए इनफ है लिखने के लिए। फंक्शन ऑफ लॉ, तो डेफिनेशन ऑफ लॉ आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ लॉ। एक व्यक्ति थे रास्को पाउंड, वैसे ये तो फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल भी हैं, और इन्होंने बताया है कि कोई भी लॉ है उसकी 4 बेसिक फंक्शन होते हैं। तो इन भाई साहब के पास बाद में आएंगे। आप ये बताओ, मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ लॉ में सालमंड की डेफिनेशन बताई थी, अगर आपको याद होगी तो। उन्होंने क्या कहा था? वो कहते थे कि लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल, है ना, recognized and applied by the state in the administration of justice। कौन सा? administration of justice। अगर हम सालमंड के अनुसार पढ़ें तो सालमंड के अकॉर्डिंग लॉ का फंक्शन क्या है? इनके अकॉर्डिंग लॉ का फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो 3 तरह की जस्टिस बताई गई है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर। पहला है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या होता है? जब हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो एक बात समझ लीजिए, इक्वालिटी जो है वो हर जगह लाई करती है। इक्वालिटी ऐसी चीज़ है जो कि सोशल जस्टिस में भी आएगी, इकोनॉमिक जस्टिस में भी आएगी और पॉलिटिकल जस्टिस में भी आएगी। इक्वालिटी बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, मगर सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम जो जनरल रिसोर्सेस हैं उन पर पोजीशन किसका है? एक समय में रेलवे पर बेसिक पोजीशन किसका था? गवर्नमेंट का था, पर आज प्राइवेट हो गया है 5% आई थिंक, है ना। तो रेलवे ऐसा सोर्स है जिसकी नीड सोसाइटी में सभी लोगों को है। अगर ये चीज़ें कम्प्लीटली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास होंगी, यानी प्राइवेट संस्था के पास होंगी, तो वो लोग अपने मन मुताबिक उसको चलाएंगे और हर आदमी यूज़ कर पाए ये संभव नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रोड पे गवर्नमेंट बस चलवाती है, वैसे देखा जाए आज ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है, पर फिर भी गवर्नमेंट बस चलवाती है ताकि जो सोसाइटी में लोअर क्लास पीपल हैं, है ना, जो लोअर क्लास पीपल हैं उनकी इनकम के अकॉर्डिंग वो भी उस रिसोर्सेस का यूज़ कर पाएँ, है ना। अब अगर केवल बुलेट ट्रेन चलेंगी तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए सोशल जस्टिस तब तक इंश्योर नहीं हो सकता जब तक जितने भी कॉमन रिसोर्सेस हैं उन पे पोजीशन गवर्नमेंट का ना हो, क्योंकि कॉमन रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तभी हो पाएगा जब उन पे स्टेट का कंट्रोल होगा। जैसे आज भी किसानों को जो खाद वगैरह मिलती है, भले ही गवर्नमेंट ने प्राइवेट लाइसेंस दे दिए हों, पर एक मिनिमम अमाउंट ही रखा है कि एक कॉमन मैन अफोर्ड कर ले। तो इसीलिए जो कॉमन रिसोर्सेस हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब सोशल जस्टिस को इंश्योर किया जा सकता है। एक और एग्जांपल ले लो, एजुकेशन आज पूरी तरह से प्राइवेट नहीं है ना, गवर्नमेंट के हाथ में भी है। बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज चल रहे हैं
और बच्चों को इक्वल रिसोर्सेस मिल रहे हैं। ये सब मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ सिर्फ पॉइंटर में लिखा है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तो अपने आप अपने माइंड से बना के लिख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, वहाँ पे जुड़िए और नोट्स मिल जाएंगे। पर मेरा मानना ये है कि आप एक कॉपी पेन उठाइए और जो बोल रहा हूँ उसको आप ट्रांसलेट करो, ताकि अभी से आप प्रैक्टिस कर लो लिखने की, कैसे लिखना है लॉन्ग आंसर, है ना। अब देखते हैं इकोनॉमिक जस्टिस क्या है। जब हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं तब हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ अपॉर्चुनिटी ही है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली तो चीज़ें बेकार हो जाएंगी। बेसिक बात तो अपॉर्चुनिटी की है। अब भीमराव अंबेडकर जी जैसे सब लोग नहीं होते हैं, है ना। उनके पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, फिर भी संघर्ष करके अपॉर्चुनिटी निकाल ली। तो अपॉर्चुनिटी क्या करती है, ये इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करती हैं। और पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, ये राइट टू वोट को इंश्योर करती हैं। पॉलिटिकल जस्टिस तभी इंश्योर होगी जब पॉलिटिक्स में आपका भी योगदान होगा, जब हमारा भी पार्टिसिपेशन होगा। जब आप 18 प्लस हो जाते हैं तब आप वोट दे सकते हैं। ये क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस, यानी आपका भी योगदान है पॉलिटिक्स में। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुडिशरी की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारे यहाँ, हाई कोर्ट है हमारे यहाँ, सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ। जस्टिस इंश्योर करने के लिए हमने एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम बना रखा है, और वो जुडिशियल सिस्टम हर लेवल पे हमें न्याय देने के लिए तत्पर रहता है। न्याय तो बड़ी बात है, निर्णय देने के लिए तत्पर रहता है। क्योंकि इसके बाद जब मैं आपको न्याय पढ़ाऊंगा कि कोर्ट हमें न्याय नहीं देता है, कोर्ट हमेशा निर्णय देता है, तो जितने भी लोगों को न्याय देने का अधिकार है वो सभी लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं जस्टिस को। अब देखते हैं रास्को पाउंड ने क्या कहा है लॉ के फंक्शंस के बारे में। पहला पॉइंट है, वो कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। तो लॉ जो है वो क्या करता है, लॉ सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर बनाता है। इसके अंदर पब्लिक ऑर्डर आता है, इसके अंदर सोशल चेंज आता है, इसके अंदर मोरल वैल्यूज आती हैं। अगर आपको सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो आपको वहाँ का पब्लिक ऑर्डर समझना पड़ेगा, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। पब्लिक ऑर्डर क्या है, जो हमारी सोसाइटी में अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको नॉर्मल स्ट्रीम पे लेके आना है। क्योंकि हम देखें तो हमारे यहाँ पहले से लोगों में डिस्क्रिमिनेशन रहा है। डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे रहा है, कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो हमें क्या करना है, हमें पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, चीज़ों को एक जनरल स्ट्रीम में लेकर आना है ना। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आरक्षण देती है ना। आरक्षण पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझो। देखिए, पब्लिक ऑर्डर में हमको रोड ऐसी बनानी है, स्क्रीन पे आप देखो, हमको रोड ऐसी बनानी है जो सीधी लाइन में हो, है ना। मतलब इसको सीधी रेखा में चलना चाहिए। मगर हम कई बार देखते हैं रोड पे गड्ढे हो जाते हैं, है ना। इस चीज़ को ध्यान से समझो, रोड पे गड्ढे हैं और आप ऐसी स्थिति में रोड को सीधा करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप लोग बोलोगे जो मसाला डालते हैं वो डालेंगे, है ना। तो आंसर राइट। लेकिन अगर आप मसाला डालोगे जहाँ गड्ढा है और वहाँ भी डालते हो जहाँ गड्ढा नहीं है, अगर आप वहाँ भी मसाला डालते हो तो कुछ टाइम बाद रोड फिर वैसी हो जाएगी, जहाँ गड्ढे थे वहाँ गड्ढे हो जाएंगे। तो यही दिक्कत आ रही थी, रोड पे जहाँ गड्ढे हैं आप वहाँ भी डाल लो मसाला, और जहाँ गड्ढे नहीं हैं आप वहाँ भी डाल लो, तो कुछ टाइम बाद रोड फिर वैसी हो जाएगी, है ना।
तो इसी चीज़ को सही करने के लिए जहाँ गड्ढा है आपको वहाँ ज़्यादा मसाला डालना होगा। लाइन देखो, जहाँ गैप है वहाँ ज़्यादा मटेरियल डालना होगा और ऊपर बहुत कम डालना होगा। जो ये खाली जगह है ना, यही तो है आरक्षण। हमें क्या करना है, हमको सबको एक वे में लाना है, एक नॉर्मल पब्लिक ऑर्डर बनाना है। उसके बाद जब आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेते हो तो उसके बाद उसमें सोशल चेंज आता रहता है। सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल एडल्ट्री, हमारे यहाँ एडल्ट्री को एक ऑफेंस माना जाता था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एडल्ट्री जो है वो क्राइम नहीं है, इसके लिए किसी को पनिश नहीं कर सकते हैं, है ना। इसको अपराध से हटा दिया गया। एडल्ट्री आज भी है, ख़त्म नहीं हुई है, पर एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इसको क्राइम नहीं माना गया है। तो ये क्या हुआ, सोशल चेंज हुआ, है ना। आप लोग बताइए किस केस में कहा गया था कि एडल्ट्री पनिशेबल नहीं है और उसी केस से एडल्ट्री पनिशेबल नहीं हुई, आपने बताइए कमेंट में। एक और एग्जाम्पल समझो, पहले जब कोई गवर्नमेंट फॉर्म आते थे, पहले केवल मेल और फीमेल का ऑप्शन था, लेकिन अब ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन हो गया है। तो ये क्या है, ये भी तो सोशल चेंज है। मगर इन सब के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें मोरल वैल्यूज़ बना के रखनी पड़ती हैं। पब्लिक ऑर्डर तब तक मेंटेन नहीं होगा जब तक आप पब्लिक ऑर्डर को मान्यता नहीं देंगे। हिंदू माइकोलॉजी या मुस्लिम माइकोलॉजी में एक से अधिक पत्नी रखना बहुत सामान्य था, मगर वो मोरल वैल्यूज़ उस चीज़ को परमिट नहीं करती हैं। जब हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड फंक्शन है मेंटेन स्टेटस क्वो इन सोसाइटी। स्टेटस क्वो को आप जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है चीज़ें मेंटेन हो और उसके बाद क्या हो, और उसके बाद वो चीज़ें वैसी ही बनी रहें। मेंटेन करने के साथ साथ उनको बनाए रखना भी ज़रूरी है। थर्ड फंक्शन है इंश्योर मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल है उनको जितने भी फंक्शन हम दे सकते हैं, है ना। आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं ना, ये क्या है, ये इंडिविजुअल को दिए गए फ्रीडम है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ेंगे, उसमें दो पार्ट हैं, एक है पार्ट 3 और एक है पार्ट 4। पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या हैं, वो नेगेटिव ड्यूटीज़ बता रहे हैं कि राज्य क्या नहीं करेगा। वो कहते हैं कि स्टेट कैन नॉट डिप्राइव्ड फ्रॉम द लाइफ एंड लिबर्टी विदाउट द लॉ इस्टेब्लिश बाय लेजिस्लेचर। देखिए, जब तक कोई प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है तब तक राज्य जो है वो क्या नहीं करेगा, राज्य लाइफ और लिबर्टी को नहीं छीनेगा। तो राज्य के ऊपर ये नेगेटिव ड्यूटीज़ हैं। देखिए, बोलने का अधिकार आपको राज्य से नहीं मिलता है, कोई राज्य देता नहीं है। बच्चा पैदा होता है, वो हंसने लगता है या चिल्लाने लगता है, किसी गवर्नमेंट का वेट नहीं करता है ना। तो फंडामेंटल राइट में जो राइट हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने बेसिक हैं कि वो किसी के दिए जाने वाले नहीं हैं, उनको बस बताना है। इसीलिए राज्य को नेगेटिव ड्यूटीज़ दी गई हैं कि राज्य क्या नहीं करेगा, राज्य छीनेगा नहीं। फंडामेंटल राइट राज्य ने आपको नहीं दिए हैं, ये आपका राइट है, बस राज्य से यही कहा गया है कि तुम छीनना मत। DPSP क्या है, ये
पॉजिटिव ड्यूटीज़ हैं। जब भी आप डीपीएसपी पढ़ेंगे इसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में लिखी हुई हैं कि राज्य क्या करेगा, कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि सभी को सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिए जाए, वर्किंग प्लेस पे ऐसा वातावरण हो जहां आप आराम से काम कर सकें। फिर लास्ट है सेटिस्फाई द बेसिक नीड ऑफ पीपल। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल फ्रीडम को इंश्योर कर रहा है और जो बेसिक नीड्स हैं पीपल की उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी रूल क्या हैं, लॉ हैं। तो हमने अभी पढ़े 4 फंक्शन अकॉर्डिंग टू रास्को पाउंड, और एक और पढ़ा अकॉर्डिंग टू सालमंड, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो यही आपके मेन फंक्शन है लॉ के। इसके अलावा आप जितने भी पढ़ेंगे फंक्शन यूट्यूब पे वो सब बेस्ड हैं इसी फंक्शन पे, यानी कि यही आपके जो मैंने पढ़ा है फंक्शन, यही आपके मेन फंक्शन है। तो इसी को आप समझिए ध्यान से। और अगर आपको नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।